नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। जैसा कि आपसे कल कहा गया था कि सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर के हम धीरे-धीरे चर्चा शुरू करेंगे। तो उसमें आज जो पहला टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं, वो प्रत्यय और उपसर्ग वाला जो टॉपिक है, इन दोनों को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर आगे विलोम शब्द और वर्तनीय शुद्धि जो जितने भी यूपी पीसीएस मेंस के टॉपिक हैं, धीरे-धीरे लेके शुरू करेंगे। उसके बाद में जो लेटर राइटिंग वाला पोर्शन है, उसको भी किया जाएगा। तो प्रत्यय जो है, आज इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रत्यय में क्या है। तो प्रत्यय क्या होता है कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के क्या है भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। अर्थात भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो है, जो शब्द के अंत में जुड़कर नए-नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जो प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय में ही अगर देखें, प्रत्यय जो शब्द है, 2 शब्दों से मिलके बना है। प्रति मूल शब्द है और जो अय है, ये क्या है? प्रत्यय है, यही इसके लास्ट में जुड़ा है। तो प्रति धन अय बराबर प्रत्यय। तो जो अय है, ये भी एक तरीके का प्रत्यय ही है। तो प्रत्यय क्या होते हैं कि किसी शब्द में लास्ट में जुड़ करके उसके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और उससे नए भाव प्रकट होते हैं, तो उनको प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि पाठ जो मूल शब्द है, इसमें जुड़ करके क्या हो गया? अक जोड़ देंगे तो पाठक हो जाएगा। मिल मिल के में आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिलाप हो जाएगा। इस तरीके से फिर देखते हैं प्रत्यय के भेद कितने हैं। प्रत्यय खास करके वो भाषा शब्द जो हिंदी भाषा में देखें कि मूल शब्दों से मतलब कुछ ऐसे उच्छिष्ट शब्द बने बचे थे, जिनके वर्ण मेल से नए शब्दों का निर्माण करने का प्रयास किया गया, तो उनको प्रत्यय कहा गया है। अब प्रत्यय के जो भेद हैं क्या हैं? 2 भेद हैं, एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो क्रिया होती है, हिंदी में हम क्रिया देखते हैं और संस्कृत में जो क्रिया होती थी उनको मूल धातु क्रिया कहा जाता था। तो क्या है कि इसे क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। उनके मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? तो कृदंत कहा जाता है। जो कि क्रिया या धातु के अंत में आकर के मिलते हैं, उनको कृदंत कहा जाता है। जैसे कि लिख क्या है? ये मूल यह क्रिया है लिख, उसके बाद में इसमें अक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। अच्छा, जो धातु है, संस्कृत में जो क्रिया का जो मूल रूप होता था, उसको धातु क्रिया कहते थे। जैसे कि गच्छ हो गया, गच्छत, गच्छता, गच्छन्त, इस तरीके का जो होता था, तो उनको धातु कहा जाता था। तो उसी में कहा गया कि क्रिया के अंत में जुड़ कर के ये क्या बनते हैं? कृदंत बन जाते हैं। उसके बाद में जो कृदंत है, कृत प्रत्यय के कितने? 5 भेद हैं। और दूसरा जो है, ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय में क्या है कि जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि क्रिया के अलावा जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हैं, उनके वैसे शब्दों के अंत में जुड़ कर के ये क्या करते हैं? नए शब्दों का निर्माण कहलाते हैं करते हैं। और ऐसे शब्दों को जो बनते हैं नए शब्द, उनको क्या कहा जाता है? तद्धितांत या तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इस तरीके से जैसे कि एक जो शब्द है मूल है, उसके साथ में जोड़ देंगे एक, जो एक शब्द है उसके साथ ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? एकता हो जाएगा। तो एक क्या है? ये संज्ञा है और संज्ञा के साथ में जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? एकता भाववाचक हो जाएगी। उसी तरीके से फिर कृत्य के जो 5 भेद हैं, उनको पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद में तद्धित का देखेंगे। तो कृतवाचक कृदंत जो है, यानी कि कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। पहला क्या है? कृतवाचक कृदंत है। इसमें जिससे कार्य करने वाले कर्ता, जैसे हम विभक्ति पढ़ते हैं तो उसमें प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया था, तो जो कार्य करने वाला है कृतवाचक यानी कि कर्ता जो है, उसके बारे में जो जानकारी देता है, उसको कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे कि वाला, आऊ, आक, आड़ी, यानी कि गाना है, गाने वाला, गाने के संग कर देंगे गाने वाला हो जाएगा। आऊ जो हो जाएगा लड़ाऊ, पढ़ाऊ, इस तरीके से आक हो जाएगा तो बेबाक हो जाएगा। फिर आड़ी है, अनाड़ी, खिलाड़ी, इस तरीके के शब्दों का भाव प्रकट होगा। फिर दूसरा जो है कर्मवाचक कृदंत। कर्मवाचक कृदंत जो है, जिस प्रत्यय के मेल से बने शब्द से किसी कर्म का बोध होता है कि कौन कर रहा है, तो वह क्या कहलाता है? कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। इसमें जैसे औना, ना और नी, तो औना में देखेंगे कि बिछौना, बिछ जो हो गया उसमें औना जोड़ देंगे, बिछौना हो जाएगा। आना, आ के साथ ना जोड़ देंगे, आना हो गया। कहा, कहा के साथ नी जोड़ दिया तो कहानी हो गया। तो इस तरीके से कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। फिर करणवाचक कृदंत जो होते हैं, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का, यानी कि कारण का जो बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे कि आ, अब हम जो करण वाला पढ़ते हैं, से वाला जो होता है, उसमें से के भाव का जो प्रकट होता है, उसी तरीके से इसमें है क्या? आ जो है, यानी कि भट धातु है, भटक जो होता है, भटक के साथ आ लगा देंगे तो भटका हो जाएगा। इसी तरीके ई है, रेती, फांसी, ऊ के साथ जैसे झाड़ के साथ ऊ कर देंगे, झाड़ू हो जाएगा। बेलन है, तो बेलन के साथ बेलन, झाड़न, इनके सब के साथ क्या हो जाएगा? ना प्रत्यय लग जाएगा। फिर अगला है भाववाचक कृदंत। क्या होता है? तो इसमें भाववाचक यानी कि भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है, मतलब किस भाव से कार्य किया जा रहा है उसका जो बोध होता है। जैसे कि अन प्रत्यय है,
चल चल के साथ लगा देंगे तो चलन हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। आई के साथ लगा देंगे तो कमाई, चढ़ाई। अंत जो है प्रत्यय, ये भिड़ंत, भिड़ के साथ अंत लगा दिया तो भिड़ंत हो गया। घड़ के साथ घड़ंत हो गया। आवर के साथ आवट है जो, आवट सजावट, तो क्या हो गया, सज के साथ सजावट हो जाएगा, बन के साथ बनावट हो जाएगा। फिर अगला जो पांचवा है वो है क्रियावाचक कृदंत। इसमें क्या है, तो जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है, वो यानी कि क्रिया जो हो रही है उसके होने को प्रकट करने वाले जो कृदंत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रियावाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है, तो जैसे कि ता जो है शब्द, ता अगर जिसके अंत में आ जाएगा, जैसे डूब है तो डूब के साथ में ता आ गया, डूबता, बहता, रमता। इसी तरीके से कर प्रत्यय जो है ये जाकर, देखकर। उसी तरीके से फिर आ प्रत्यय है तो जैसे सूखा, सूख जो है सूखा हो गया, भूख, भूखा हो गया। ना के साथ क्या है, तो दौड़ना, सोना। अब जो दूसरा प्रकार का प्रत्यय था वो था तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लग करके आते थे अंत में। इसके 6 भेद हैं। इसमें पहला जो भेद है वो है कृतवाचक तद्धित। इसमें भी कृतवाचक तद्धित होते हैं जो कर्ता के, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, कर्ता का बोध यानी कि जैसे कि पाठ, पाठ के साथ क्या का जोड़ देंगे तो पाठक हो जाएगा। लेख के साथ लेखक हो जाएगा। फिर आर क्या हो गया, तो सुन के साथ सुनार हो गया। फिर लोहा के साथ लोहार हो गया। कार के साथ क्या है, तो पत्रकार, पत्र के साथ जोड़ देंगे पत्रकार हो जाएगा। कला के साथ कलाकार हो जाएगा। फिर हारा शब्द जो ये प्रत्यय है तो लकड़ी के साथ लकड़हारा हो जाएगा। फिर भाववाचक संख्या जो है तो इसमें भाववाचक जो प्रत्यय होते हैं इनका बोध कराता है। जिन प्रत्ययों से संज्ञा या विशेषण शब्द का भाव व्यक्त हो उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, तो भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें देखें क्या कि पन जैसे है, जो इसमें भाव होने का, जैसे जो बचपन है, लड़कपन है, तो इसे पन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, एक बचपन का भाव होने आ जाएगा, लड़कपन का भाव। आई क्या है, तो भला जैसे है, भला के साथ हो जाएगा भलाई। बुरा, बुराई हो गया। आहट क्या है, तो चिकनाहट, घबराहट, इस तरीके के शब्द बन जाएंगे। फिर उसका गुणवाचक तद्धित, ये गुणों के बारे में, जिन प्रत्ययों के लगने से पदार्थ के गुण का बोध हो, गुणवाचक तद्धित कहलाते हैं। जैसे कि ससुराल के, ससुर के साथ जोड़ देंगे तो ससुराल हो जाएगा। नाना के साथ जोड़ देंगे ननिहाल हो जाएगा। फिर नैतिक क्या हो जाएगा, तो नैतिकता जो है उसके साथ क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। धर्म के साथ धार्मिक हो जाएगा। नीति के साथ इसका जो मूल शब्द होता है नीति होता है। नीति के साथ जब ईक लगा देते हैं तो नैतिक हो जाता है। वैसे धर्म है, धार्मिक हो जाएगा। फिर ऊ जो है ढालू हो जाएगा, पेटू हो जाएगा। अच्छा, इसमें पीसीएस मेंस में एक काम ये भी करता है कभी कभी, जो शब्द दे देगा उसके साथ में कहेगा कि इनका मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके बताओ। तो ये भी एक शब्द दे देता है। जैसे नाना के साथ जोड़ेंगे हाल तो ननिहाल हो जाएगा, और जो मूल शब्द है इस तरीके से नाना प्लस हाल ननिहाल हो जाएगा। इसी तरीके से नीति प्लस एक नैतिक हो जाएगा, धर्म प्लस एक धार्मिक हो जाएगा। फिर है उनतावाचक जो शब्द होते हैं, इनमें क्या होता है कि जिन प्रत्ययों के लगाने से किसी पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता प्रकट होती है, ये न्यूनता प्रकट करने वाले, जैसे 39, 39 हो गया, 19 हो गया, इस तरीके वाले। तो इसमें क्या है, पदार्थ की तुलना प्रकट करके न्यूनता प्रकट होती है। जैसे कि ईया क्या हो गया, तो लोटा का लुटिया हो गया। डिब्बा का हो गया, डिबिया हो जाएगा। तो डिब्बा बड़ा, डिब्बा मतलब अगर देखा जाए पुरुषवाचक जो संज्ञा होती है उनको थोड़ा बड़ा माना जाता है। उस तरीके से हो गया कि लोटा बड़ा हो गया तो उसके साथ लगा देंगे लुटिया हो जाएगा। डिब्बा के साथ लगा देंगे तो डिबिया हो जाएगा। इसी तरीके से कोठा का कोठरी हो जाएगा। फिर उसके बाद टोकनी, ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोकनी हो जाएगा। फिर डी अड़ा या अड़ी जैसे बछड़ा, पगड़ी, तो इस तरीके से जो शब्द हैं इनको जोड़ा जाता है। फिर स्त्रीवाचक जो तद्धित हैं, इनमें क्या है, तो जिन प्रत्ययों के लगाने से वे स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराते हैं वे स्त्रीवाचक कहलाते हैं। तो इसमें जैसे मोर के साथ लगा देंगे तो मोरनी हो जाएगा। फिर देवर का लगा देंगे तो देवरानी हो जाएगा। फिर उसके बाद में जेठानी हो जाएगा जेठ के साथ। जैसे इया जो प्रत्यय है इसको लगाएंगे तो बूढ़े के साथ बुढ़िया हो जाएगा। फिर चिड़िया जो होती है तो इसका चिड़ा का चिड़िया हो जाएगा। फिर अगला देखें तो जो छठा है वो है स्थानवाचक तद्धित। तो स्थानवाचक तद्धित में क्या है कि जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा आदि शब्द किसी स्थान विशेष सूचक शब्द बन जाते हैं। जैसे कि पंजाब जो है, पंजाब का क्या हो गया, पंजाब जगह का नाम है, लेकिन अगर पंजाबी हो जाएगा तो क्या है, स्थानीयता का अनुभव देने लगा कि कोई व्यक्ति है उसको जैसे कहें कि पंजाबी, तो सीधे समझ आ जाता कहाँ का है, वो पंजाब का है। इसी तरीके से बंगाल में ई लगा देंगे तो बंगाली हो गया। ईया जैसे है, कलकत्ता का क्या हो गया, तो कलकतिया पान, बनारसिया, इस तरीके से। आना क्या है, तो राजपूताना, इस जो ये राजपूताना लगा देंगे तो सीधे भाव प्रकट हो जाएगा कहाँ का, या तो राजस्थान का होगा या राजपूत क्षेत्र से होगा। फिर विदेशी प्रत्यय होते हैं। तो हिंदी में हम देखते हैं जो मूल प्रत्यय थे
कि जो मूल हिंदी या संस्कृत के शब्दों से व्युत्पन्न थे, वो उसके बाद में कुछ विदेशी प्रत्यय भी होते हैं। तो हिंदी में उर्दू के ऐसे प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं जो मूल शब्दों से अरबी और फारसी की भाषा का क्या करते हैं, अपनाए गए हैं। जैसे वान जो है, तो लगा देंगे कहाँ, तो बाग के साथ लगा देंगे वान तो बागवान हो जाएगा। कोच के साथ लगा देंगे तो कोचवान हो जाएगा। बाज के साथ लगा देंगे तो जैसे नशा होता तो नशेबाज हो जाएगा। दगा होती है तो दगाबाज हो जाएगा। अगला देखें, फिर मंद जो है, ये उर्दू फारसी वाले जो शब्द हैं, तो इसमें पूछा भी जाता है कौन से उर्दू फारसी के शब्द हैं। मंद लगा देंगे तो अक्ल के साथ अक्लमंद हो जाएगा। भरोसा के साथ लगा देंगे तो भरोसेमंद हो जाएगा। फिर नाक जो है प्रत्यय, इसको लगाएंगे लास्ट में तो खतर के साथ, खतरा के साथ क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। शर्म के साथ लगा देंगे तो शर्मनाक हो जाएगा। फिर गीर जो प्रत्यय है, ये राह के साथ लगा देंगे तो राहगीर हो जाएगा। और जहाँ के साथ लगा देंगे तो जहाँगीर हो जाएगा। आबाद इसी तरीके से है, तो अहमद के साथ लगा देंगे तो अहमदाबाद हो गया। इलाहाबाद तो इलाही या इलाह के साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो गया। फिर है खाना लगा है, तो दवा के साथ लगा देंगे दवा खाना हो जाएगा। उसके बाद गर जो है, तो जादूगर हो गया। फिर बाजीगर हो जाएगा इसी तरीके से। फिर ईंचा, ईंचा क्या है, तो बाग के साथ बगीचा हो गया। अन्य एक ही एक हमने लिखा क्योंकि अभी और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, इसलिए। तो फिर जैसे ची प्रत्यय है, तो तोप के साथ लगा दिया तोपची हो गया, खजांची हो जाएगा। फिर दार का क्या लगा देंगे प्रत्यय, तो मालदार हो जाएगा, जहाँदार हो जाएगा। फिर दान जो प्रत्यय है, ये कलमदान हो गया, पीकदान हो गया, अदरचरी, ये सब क्या है, अरबी फारसी के ही शब्द हैं। फिर घी प्रत्यय जो है, ये ताजगी के साथ आएगा। फिर गार जो प्रत्यय है लगा देंगे तो रोजगार हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कौन से प्रत्यय हैं। अब ये प्रत्यय वाले जो थे, तो इसमें 3 तरीके के ही शब्द आते हैं। एक तो मूल प्रत्यय, कृत यानी कि कृदंत वाले जो थे, और तद्धित प्रत्यय 2 तरीके के हो गए। उसका तीसरे जो तरीके के प्रत्यय थे, वो थे विदेशी, विदेशी में अरबी फारसी वाले। तो इसमें ये 3 तरीके के प्रत्यय आएँगे और इनमें मटेरियल टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया गया है, उसमें प्रैक्टिस करिए, रटिए, ठीक है। उसके बाद इनका जो विभेद था वो बता दिया गया है, इनमें कौन-कौन सा था। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग में देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यह 2 शब्दों यानी कि उप धन सर्ग को मिलाकर के योग से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में होना। सर्ग का अर्थ है सृष्टि यानी कि जो रचना जिससे होती है। जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले जुड़ कर के, तो उपसर्ग में जैसे प्रत्यय में देखते थे क्या, मूल शब्द जो होता था उसके प्लस बाद में ही जुड़ता था, ठीक है? और नए शब्द का निर्माण करता था। इसमें जबकि उपसर्ग में क्या होता है, जो मूल शब्द है उसके ये क्या होता है, पहले जुड़ता है। जैसे सर्ग शब्द इसमें देखें तो मूल है, और उप जो है ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग में उप धन सर्ग से मिलकर के बना है शब्द। तो उपसर्ग जो है, ये एक तरीके से क्या है, तो शुरुआत में जुड़ते हैं मूल शब्द के। जो शब्द के किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि सम धन धनलोचना, तो समालोचना जो शब्द है, इसमें क्या है, तो सम प्रत्यय है। तो उसमें देखेंगे आलोचना का अगर करेंगे तो समालोचना हो जाएगा। उसके बाद में स्वागत जो होता है, तो सुधन आगत, तो आगत अगर शब्द है तो उसके साथ सु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। तो सुधन आगत स्वागत हो गया। फिर है प्रतिधन उपकार, तो प्रत्युपकार हो जाएगा। तो प्रतिधन उपकार, उपकार में प्रति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार हो जाएगा। इसी तरीके से प्रस्थान जो होता है, सुप्रस्थान जो शब्द है, ये क्या हो जाएगा, सु लगा देंगे और प्रस्थान में है तो क्या हो जाएगा, सुप्रस्थान हो जाएगा। मूल शब्द क्या है, स्थान, स्थान में भी एक परसर्ग, अच्छा उपसर्ग को परसर्ग भी कहा जाता है। तो इसमें परसर्ग या उपसर्ग कुछ भी शब्द दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले से एक देखो इसमें 2 लगे हैं, सु प्लस प्रा प्लस स्थान, तो सुप्रस्थान हो गया। स्थान मूल शब्द है, पहले लगाया तो प्रस्थान हो गया, फिर सु लगाया तो सुप्रस्थान हो गया। इसी तरीके से अनागत जो है, तो गत जो शब्द है यानी कि पिछला, फिर यानी कि अनागत, मतलब अना आगत हो गया, फिर अन लगा दिया तो अनागत हो गया, तो इसका ये उल्टा हो गया, आगत का अनागत विलोम भी होता है इस तरीके से। तो आगे देखें, उपसर्ग के आधार पर जो शब्द निर्माण किए जाते हैं, तो एक उपसर्ग एक से अधिक शब्दों यानी कि अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो ये हम देखेंगे आगे कि जो एक उपसर्ग है उसके कई कई अर्थ, 2-3 अर्थ भी होते हैं और 2-3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। फिर संस्कृत के जो निषेधवाची अन उपसर्ग का रूप हिंदी के में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि अनदेखा, अनसुना। उपसर्गों से जो नए शब्द बनते हैं, उनमें कभी तो नए शब्द की व्याकरण कोटि वही रहती है जो मूल शब्द की है, और कभी उसकी व्याकरण कोटि जो है बदल जाती है। जैसे कि अनपढ़ है, ये क्रिया है, पढ़ जो है क्रिया है, और अनपढ़ क्या हो गया, अब ये अनपढ़ विशेषण हो गया। उसी तरीके से अन और बन जो क्रिया है, बन क्रिया है, इसके साथ अन लगा दें, अनबन क्या हो गई, संज्ञा हो गई। इस तरीके से जिस प्रकार का शब्द हो उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगाया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है कि मान लो अगर
तत्सम का कोई शब्द है तो उसके साथ तत्सम का ही उपसर्ग लगाया जाएगा। और देशज शब्द है, देशज ही उपसर्ग लगाया जाएगा। विदेशी शब्द है अरबी फारसी का, तो उसके साथ अरबी फारसी उपसर्ग ही लगाया जाएगा। अंग्रेजी का शब्द है तो उसके साथ अंग्रेजी का ही उपसर्ग लगाया जाएगा। अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग लगाया जाएगा, तद्भव जो शब्द होंगे उनके साथ तद्भव शब्द लगाया जाएगा, और जो विदेशी शब्द होंगे उनके साथ विदेशी उपसर्ग ही लगाया जाएगा। उपसर्ग के जो भेद हैं उनमें कहा गया है कि कौन कौन से हैं, तो संस्कृत के हो गए, संस्कृत के हो जाएंगे, फिर हिंदी वाले में तद्भव हो जाएंगे, उर्दू के उपसर्ग हो जाएंगे, अंग्रेजी के हो जाएंगे, और उपसर्ग के रूप समान जो संस्कृत के अव्यय हैं वो भी यूज होते हैं। अच्छा, संस्कृत में क्रियाएं जो होती थी, जैसे पढ़, पठ जो क्रिया हो गई, पढ़ का पठ होती थी, पठ इसमें क्या होता था, विभक्ति सिस्टम होता था। जो क्रियाएं होती थी विभक्ति के माध्यम से, उसमें सहायक क्रिया वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे पठत पढ़ता पठंत, तो सह गच्छति वह जाता है, तो है की जरूरत नहीं पड़ती थी, सह गच्छति वो जाता है, हो गया। तो लेकिन हिंदी में क्या है कि ये जो अव्यय जो संस्कृत के समान संस्कृत के जो अव्यय हैं वो वाले यूज होंगे, कुछ कुछ उस तरीके से हम देखेंगे क्या क्या यूज होता है। तो संस्कृत के जैसे जो उपसर्ग है कौन कौन से हैं इसमें, जैसे उप उपसर्ग जो है इसका मतलब होता है पास, गौड़ या सहायक। तो हम देखते हैं कि हमने पहले बताया था जब इसकी विशेषता देख रहे थे, जो एक उपसर्ग होता है उसके कई अर्थों में भी प्रयुक्त होता है, पास के रूप में भी होता है ये, फिर गौड़ यानी कि ये जो कम महत्वपूर्ण हो, फिर सहायक के रूप में। तो इसे उपवन वन के साथ लगा दिया तो उपवन हो गया, तो मतलब वन के जो समीप हो उपवन हो गया। फिर देश का लगा दिया तो उपदेश हो गया ये। फिर जो दूर उपसर्ग है ये भी क्या है, तो बुरा, इसका एक अर्थ में बुरा में भी कठिन होता, बुरा में भी प्रयोग होता है, कठिन के रूप में भी होता है और विपरीत रूप में भी होता है। जैसे कि बुरा देखेंगे तो जन था, दूर लगा दिया तो दुर्जन हो गया। फिर लभ था यानी कि सुलभ जो होगा तो उस तरीके क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा ये। फिर दुष्ट जो है ये भी बुरा और कठिन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इस जैसे कार्य था दुष्कार्य हो गया। फिर कर था दुष्कर हो गया। फिर नी उपसर्ग जो है इसका मतलब होता है रहित या विशेष, तो ये जैसे गम था तो निगम हो गया, पुर था तो निपुण हो गया। तो देखो इसमें विशेष भी हो गया, निपुण जो है विशेषता बता रहा है, और निगम मतलब गम रहित हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तो निर जो ये उपसर्ग है इसका क्या मतलब होता है, निषेध, विपरीत, बड़ा या बाहर। तो जैसे निर्लज्ज है, लज्ज जो थी लाज वाला होता है तो निर्लज्ज हो गया। उसके बाद भय था निर्भय हो गया। फिर निस जो है ये इसके नीचे हलंत लगा है, रहित निस मतलब रहित भी होता है, अच्छी तरह से बड़ा, अच्छी तरह से भी होता है और बड़ा भी रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि छल था निश्चल हो गया। फिर चय था यानी कि चय था क्या, निश्चय हो गया। फिर परा जो है इसका मतलब पीछे भी होता है, तिरस्कार भी होता है, विपरीत भी होता है। तो पराजय, पराभव, ये उपसर्ग जो हम सारे बता दे रहे हैं क्योंकि मेंस में कई कहीं से भी पूछता है और कई तरीके के लगाने को दे देता है। तो वहाँ आपके पास कुछ शब्द रहे हैं, जैसे खास करके मेंस में मैक्सिमम हम देखते हैं कि 2 से 1-1 उपसर्ग ही पूछता है, कि कहेगा 1-1 शब्द बनाओ। अगर उपसर्ग दे देगा तो कहेगा 1-1 शब्द बनाओ, या मैक्सिमम 3-3 से ज़्यादा नहीं पूछता है वो चीज़ें। तो 2-2 हमने दे दिए हैं लगभग। फिर परि का है तो परिपूर्णता के रूप में भी आता है, पास के रूप में भी आता है और चारों रूप में। जैसे राम के साथ लगा दिया तो परिणाम हो गया, राम। फिर वर्तन के साथ लगा देंगे तो परिवर्तन हो गया। फिर प्रति जो होता है ये प्रत्येक के रूप में भी होता है और उल्टा के रूप में भी। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन हो गया, निधि, प्रतिनिधि हो गया। फिर प्रा जो ये उपसर्ग है तो अधिक के रूप में भी आता है, आगे के रूप में भी आता है और उत्कृष्ट के रूप में आता है। तो प्रथम हो गया, प्रबल हो गया और प्रहार शब्द हो गया। फिर वी जो है तो विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है, अभाव के रूप में भी होता है और भिन्न के रूप में भी होता है। तो योग के साथ लगा देंगे तो वियोग हो गया, तो ये अभाव वाले में आ गया। नाश के साथ लगा देंगे तो विनाश हो गया, उसका उल्टा भी ये आ रहा है। फिर सम जो है उपसर्ग इसका क्या होगा, तो सम का मतलब होता है वो संपूर्णता के रूप में भी आता है, उत्तम में भी आता है और अच्छी तरह में। तो संसार में सम धनसार हो जाएगा, संसार। मान होगा तो सम धनमान सम्मान हो जाएगा। फिर अपि का ये निश्चय के रूप में भी आता है और भी के रूप में, तो अपित हो गया, फिर अपिधान हो गया। सु जो है ये अच्छा के रूप में भी, अधिक के रूप में भी और सरल के रूप में। तो सुलेख, लेख के साथ जोड़ देंगे सुलेख, फिर यश के साथ सुयश हो गया। अति जो उपसर्ग है ये अधिक और ऊपर के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि अत्यंत हो गया तो अति धन अंत अत्यंत हो गया। वृष्टि के साथ लगा देंगे तो अतिवृष्टि हो गया। अधि उपसर्ग जो है ये प्रधानता के रूप में आता है और श्रेष्ठ के रूप में। तो अधिकार के साथ लगा देंगे तो अधिकार हो गया। अच्छ के साथ लगा देंगे तो अधिधन अच्छ अध्यक्ष हो जाएगा। फिर अनुपसर्ग जो है ये पीछे के क्रम में, पीछे के रूप में प्रयोग होता है और क्रम के रूप में। जैसे कि चर के साथ लगा दिया तो अनुचर हो गया यानी कि पीछे चलने वाला, और सार के साथ लगाया तो अनुसार मतलब क्रम के अनुसार।
अप उपसर्ग जो है ये क्या है, तो ये बुरे के रूप में प्रयोग होता है और अभाव के रूप में। तो यश के साथ लगा देंगे तो अपयश हो गया, कार के साथ लगा दिया तो अपकार हो गया। अब है अव का मतलब होता है नीचे, हीन या बुरा। तो अवगुण जैसे गुण के साथ लगा दिया तो हीनता भाव दर्शा रहा है अवगुण। फिर अवतार मतलब इससे पहले जो थे उनके उनके रूप में, तो इसमें नहीं, नीचे का मतलब और बाद का, तो अवतार हो गया ये। फिर अभी का क्या होता है, अभी मतलब आकार सामने भी होता है और पास में भी होता है, तो अभिमान और अभिमुख। फिर आ उपसर्ग का देखेंगे तो तक और सहित अर्थ होता है इसका, आजन्म यानी कि जन्म तक, उसके बाद आमरण यानी कि मरण तक, जब तक मृत्यु न हो जाए। फिर उपसर्ग देखें अगर तो ऊंचा के रूप में प्रयोग होता है और श्रेष्ठ के रूप में, तो उत्साह, फिर उत्कंठा, उत्कृष्ठा भी है, उत्कंठा हो जाएगा। फिर हिंदी उपसर्ग देखें कौन कौन से आते हैं, तो एक है कु। कु मतलब प्रयोग का जो अर्थ होता है ये बुरा भी होता है और हीन का भी होता है, तो कुरूप हो गया, कुपुत्र हो गया, ये इसके शब्द बन गए। फिर चौ चौ उपसर्ग है, ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। तो जैसे चौक चार के रूप में प्रयोग होता है, तो चौराहा, चौपाल हो गई। ती उपसर्ग है, ये तीन के रूप में आता है, जैसे तिराहा, तिकोना, त्रिलोक। त्रिलोक हो जाएगा, त्रिलोक तो फिर वो संस्कृत वाला हो जाएगा। तो ये दू उपसर्ग का दो होता है और बुरा भी होता है, जैसे दुमुहा, दुबला। फिर नाना उपसर्ग का तो विविध प्रकार में आता है, जैसे नाना प्रकार, नाना रूप। फिर नी उपसर्ग में क्या हो जाएगा, अभाव के रूप में, जैसे निकम्मा, निडर, तो जिसके डर ना हो, निकम्मा जो काम का ना हो। फिर पच का जो पाँच के रूप में आता है, जैसे पचरंगा, पचमढ़ी, और पंचमढ़ी भी होता है, पंचरंगा भी होता है। पर उपसर्ग क्या है, तो दूसरा जो हो जाएगा ये परकाज, परदेश, ये दूसरा मतलब दूसरे, परकाज मतलब दूसरे का काज, परदेश मतलब अपना देश नहीं, जो परदेश। फिर बहु जो है ये ज़्यादा के रूप में प्रयोग होता है, तो बहुमूल्य हो गया। फिर बिन जो उपसर्ग है ये बिना के रूप में आता है, तो इससे बिन खाया हो गया। उसके बाद भर जो है ये पूरे के रूप, इसका जो अर्थ होता है पूरा होता है, ये भरपेट हो गया। फिर सा उपसर्ग का सहित होता है, जैसे कि सपूत, सफल, ये तो फल के साथ जुड़ गया सफल हो गया, पूत के साथ जुड़ गया तो ये सपूत हो गया। अनुपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अनुपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या निषेध के रूप में, तो पढ़ के साथ अनपढ़ हो गया, और जान के साथ हो गया तो अनजान हो गया। फिर आ उपसर्ग जो है ये रहित के रूप में प्रयोग होता है और निषेध के रूप में, तो ये चेतन के साथ जुड़ जाएगा तो अचेतन हो जाएगा ये। और विलोम शब्द बनाने में भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, चेतन का अचेतन होता है, जान का अजान हो गया। फिर अध का तो आधा के रूप में प्रयोग होता है, जैसे अधपका, अधमरा, फिर अधकच्चा। फिर अगला हो गया आप, क्या हो जाएगा, तो आप स्वयं के रूप में, जैसे आप बीती, आप काज। उपसर्ग जो होता है ये उचक्का, इसका हो जाएगा उचक्का, उजड़ना। तो ये एक तरीके से देखिए विनाश के रूप में भी आ रहा है और कम के रूप में आएगा। उन जो होता है एक कम होता है, जैसे 19, 29। फिर अ जो उपसर्ग है ये हीनता के रूप में आता है और निषेध के रूप में भी, अवगुण और औरस। फिर का उपसर्ग जो है ये बुरा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कायर, काजल। का फिर का उपसर्ग ये है, ये बड़ा का था, यानी कि बड़ा की मात्रा लगी थी, और ये का है बुरा के रूप में भी, तो ये भी कपूत, कलंक। अगला देखेंगे तो विदेशी जो उपसर्ग हैं ये अंग्रेजी, विदेशी में पहले देखते हैं कौन, अंग्रेजी वाले जो उपसर्ग हैं ये जो लगते हैं, तो ये क्या अर्थ बनाते हैं, जैसे सब जो है अंग्रेजी में, तो ये इसका अर्थ होता है छोटा, तो ये जब जिसके साथ लगेगा सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, इस तरीके से हो जाएगा। फिर जो हेड होता है ये प्रमुख होता है, तो हेड मास्टर। फिर हेड हेड इंस्पेक्टर, हेड जिसके साथ भी लग जाएगा वो हेड हो जाएगा। फिर एक्स जो होता है मुक्त होता है, जैसे कि एक्सप्रेस हो गया, तो एक्सप्रेस हो गया है। या एक्स जो होता है, एक्स का अर्थ आप लोग जानते होंगे। फिर हाफ क्या आता है, हाफ मतलब होता है आधा, हाफ टिकट, हाफ पैंट, इस तरीके के। फिर को जो होता है ये शहीद के रूप में आता है, तो कोऑपरेटिव। फिर उसके बाद में है वाइस जो होता है ये उप के रूप में आता है, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल जो है, इस तरीके के सब जो बनते हैं, तो वाइस जो है ये उपसर्ग एक तरीके का है। फिर जनरल जो है तो सामान्य के रूप में आता है, जैसे कि जनरल मैनेजर। फिर जनरल स्टोर। चीफ का आता है तो मुख्य के रूप में आता है, जैसे चीफ मिनिस्टर। फिर चीफ जस्टिस, इस तरीके का। हम जो है ये आप क्या है, आप में साथ, तो हमराज, हम उम्र। वैसे ये अरबी फारसी में होना चाहिए था। बे जो है बिना, अभाव रहित, अभाव और रहित में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बेअदब, बेरहम। फिर अगला देखेंगे तो उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं इनमें क्या है, तो बा उपसर्ग जो है ये अनुसार और साथ में इसका अर्थ होता है, तो बामौका, बाकायदा। फिर है बद जो होता है ये बुरा के रूप में अर्थ में आता है, तो बदनाम, बदमाश। बे जो उपसर्ग है ये बिना, रहित के अर्थ में आता है, तो बेईमान, बेचारा। ला उपसर्ग जो है ये परे और बिना के रूप में आता है, जैसे कि लापरवाह, लापता। सर उपसर्ग जो है ये मुख मतलब सरकार,
सरपंच ये मुखिया या मुख्य के रूप में आता है सर। फिर हम जो है साथ-साथ, साथ और समान के रूप में इसे हमदर्दी, हमराज, हर जो है ये प्रत्येक के अर्थ में आता है, जैसे हर दिन, हर एक। आगे देखें तो जो बा उपसर्ग है ये शहीद के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे बखूबी, बतौर। बिला जो है ये बिना के अर्थ में आता है, जैसे बिला कसूर, बिला वजह। तो बिना वजह नहीं, हम लोग बिना वजह कहेंगे तो हिंदी में हो जाएगा, और बिला वजह कहते हैं ये अरबी फारसी में शब्द हो जाएगा। बेश जो है ये अत्यधिक के रूप में आता है, जैसे बेशकीमती, बेशुमार। नेक जो है ये भला होता है, तो नेक राह, नेक दिल, नेक इंसान। ऐन जो होता है ये ठीक-ठीक, जैसे कि ऐन वक़्त, ऐन मौके पर। तो अल जो होता है ये निश्चित के रूप में आता है, अलगरज, अलविदा। फिर कम जो होता है ये थोड़ा या हीनता के भाव में आता है, कमबख्त, कमज़ोर। उसके बाद खुश जो उपसर्ग है ये प्रसन्न होता है, अच्छा के अर्थ में आता है, खुशबू, खुशदिल। उसके बाद हम देखें गैर जो है ये निषेध, इसका जो अर्थ था निषेध और रहित भी होता है, गैर हाज़िर, दरकार। फिर दर जो है ये क्या, दर उधर हो गया, गैर हाजिर होना चाहिए था। फिर दर जो है ये में के अर्थ में आता है, इसे दरअसल, दरकार हो गया। फिर है ना जो है नहीं के में आता है, जैसे कि नालायक, नापसंद। फिर उपसर्ग की तरह जो प्रयुक्त होने वाले अव्यय हैं उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से अव्यय हैं जो संस्कृत के थे उपसर्ग की तरह जो प्रयुक्त होते हैं। इसमें पहला देखें कि ना जो है क्या है, अभाव के रूप में आता है, जैसे नकुल, नपुंसक। प्रातः जो है ये सुबह के रूप में, प्रातः काल। फिर प्रादुर जो है ये प्रकट के रूप में आता है, तो इसका प्रादुर मतलब होता है प्रकट। तो प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। फिर पुनर् या पुनः ये फिर के रूप में आता है, तो पुनर्जन्म हो जाएगा। पुरः का प्राचीन होता है, पुरातन, पुरातत्व। फिर पुरः जो है ये पुरोहित। तो जब भी पुरः ये ह उपसर्ग ये इस तरीके वाला जुड़ेगा तो ओ की मात्रा लग जाएगी, खास करके पुरोहित, पुरोधा। और ये जो बाद में बड़ा की मात्रा अगर रहती है पुरा, तो ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर पुरष जो होता है ये आगे का होता है, जैसे कि पुरस्कार, पुरस्चरण। फिर पूर्व जो होता है पहले का, यानी कि पूर्वज, पूर्वाग्रह। तो आज हमने जो देखा इसमें, आज का जो लेक्चर था हमारा वो उपसर्ग और प्रत्यय का यहीं तक था। तो आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय के जो भेद थे और इनके कुछ-कुछ मैक्सिमम जो यूपी पीसीएस में इन्हीं में से शब्दों में से आएँगे बनाने के लिए, हमने काफ़ी कुछ दे भी दिया है। बाकी टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारा मटेरियल रहेगा, सामान्य हिंदी की पीडीएफ रहेगी। और इसमें जो शब्द दिए हैं, आप इसका चाहें तो ये पीडीएफ ये भी शेयर कर देंगे, इसका नोट्स आप लोग याद करिए। बाकी यही शब्द यही इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे मैक्सिमम। और जो पीवाईक्यू हैं, हम कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू वाले 2023 तक के सारे वो भी डाल दिए जाएँ, जिससे कि आप वहाँ आप देख सकें कि कहाँ कौन-कौन से प्रश्न आते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।